हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लगातार देख रहे हैं वो है समकालीन विश्व में सुरक्षा, यानी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे हमने इसका परिचय, हमने पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा ऑलरेडी देख लिया है, प्लीज आप जाकर उसको कवर कर लीजिए। आज हम बात करेंगे कि जो पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा है उसके लिए जो निशस्त्रीकरण की राजनीति हो, यानी द पॉलिटिक्स ऑफ डिसआर्मामेंट, कैसे शस्त्रों को खत्म करने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स या समझौते हुए, इस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे और इस कंसेप्ट को एक शॉर्ट ब्रीफ में समझने का प्रयास करेंगे। पर इससे पहले कि हम ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करें, एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो, जैसे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, या आप पढ़ाई कर रहे हो किसी भी सीबीएसई बोर्ड या एनसीईआरटी पैटर्न से, आपको यहां एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन या पैसा भर के पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। सभी की सभी शिक्षा, सारे सब्जेक्ट का निःशुल्क आपको वीडियोस यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी आप ध्यान रखेंगे। और अब इसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ हम आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं कि भैया निशस्त्रीकरण की राजनीति है क्या। अब देखिए, निशस्त्रीकरण शब्द का मतलब समझिए। निशस्त्रीकरण यानी शस्त्र है अब नहीं रखना, निशस्त्र होना, है ना। जैसे शस्त्र अस्त्र होता है, निशस्त्र यानी कि हम बिना शस्त्र के हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब पूरी दुनिया, जैसे विश्व युद्ध प्रथम हुआ, उसके बाद ये लगा भैया कि इतना बवाल हो गया, इतना विध्वंस हो गया, इतना विनाश हो गया, अब इसको रोकना चाहिए। फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में लगा कि बड़ा विनाश हो गया, और द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे बड़ा विनाश क्या हुआ कि हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हथियार गिरा दिए गए जापान में, और वो विध्वंस तो कितना बड़ा था आप जानते हैं। अब समस्या सबको अंदर अंदर चिंता तो हो रही थी, चिंता ये हो रही थी कि भाई, और अब तो और चिंता है कि यार नागासाकी हिरोशिमा पर जब बम गिरा तो जो विनाश हमने देखा वो देखने लायक है। अब तो उससे 300 गुना ज्यादा बड़े हथियार हैं। अब अगर ये हुआ तो क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2, पूरी दुनिया, जितने सुरक्षा की अवधारणा को बताने वाले लोग हैं, यथार्थवादी, नौ यथार्थवादी, सब ये बोलने लगे कि भैया देखिए, हमेशा विश्व की सुरक्षा खतरे में है। एक अराजकता का माहौल पूरी दुनिया में है क्योंकि कोई वैश्विक सरकार नहीं है, इसलिए आप मान के चलिए कि आप हमेशा खतरे में हैं। ये सब सोचने विचारने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की चर्चा होते होते ये माना गया कि भाई कुछ ऐसा प्रयास किया गया है कि निशस्त्रीकरण हो। दूसरी तरफ एक चीज और मैंने आपको कई बार बताई कि 1945 से 1991 तक चला क्या, कोल्ड वॉर या शीत युद्ध। अब इसमें क्या हुआ, इसमें सोवियत संघ और अमेरिका दोनों धड़ल्ले से हथियार जुटा रहे थे। अब जब आप हथियार जुटाएंगे तो कितना बड़ा आर्थिक इन्वेस्टमेंट होगा, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होगा। फिर वो हथियार प्रोडक्टिव तो है नहीं कि कोई इन्वेस्टमेंट है आपको रिटर्न देंगे, और खतरा बने ही हुए हैं। तो ये सब देखते हुए लगा कि नहीं, हथियारों पर या जो आर्मामेंट है उस पर एक अंकुश लगना चाहिए। और इस तरह पूरी दुनिया में एक नई राजनीति पनपी निशस्त्रीकरण की, जिसमें ये बातचीत शुरू हुई कि हमें जो अपने हथियार हैं उन हथियार को थोड़ा लिमिट करना चाहिए, थोड़ा निशस्त्रीकरण की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक बात। तो निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की प्राप्ति के प्रयास का आंदोलन जो है, ये समकालीन विश्व में एक तरह से कह सकते हैं, या समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक प्रमुख आंदोलन है। तो ये जो निशस्त्रीकरण की राजनीति है, ये एक तरह का रिवॉल्यूशन है। क्या करने का? शांति और सुरक्षा की प्राप्ति करने का, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्राप्त करने का एक आंदोलन जो है वो बन गया है निशस्त्रीकरण। लेकिन ये कितना कामयाब है इसकी चर्चा करेंगे। विद्वानों का मानना है कि आने वाली पीढ़ी को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए सबसे अच्छा उपाय निशस्त्रीकरण है। मैंने प्रीवियस टॉपिक में आपसे डिस्कस किया था कि 2-3 उपायों की बात की थी कि भैया कैसे हम इसको रोकेंगे, इस पूरी जंग के पूरे माहौल को। तो उसमें निशस्त्रीकरण को एक बहुत बड़ा उपाय बताया गया है कि इसी उपाय से हम क्या कर सकते हैं, इसी उपाय से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को बचा सकते हैं युद्ध से। अब निशस्त्रीकरण का मतलब क्या है, थोड़ा समझ लीजिए। निशस्त्रीकरण की अवधारणा वर्तमान में विद्यमान हथियारों को समाप्त करने की बात तो है ही, इसमें शस्त्र नियंत्रण का विचार भी निहित है, यानी कंट्रोल ऑफ आर्म्स, जिसका आशय है कि आने वाले समय में शस्त्रों का उत्पादन नियंत्रित रूप से ही किया जाए ताकि उनके विध्वंसक प्रभावों से बचा जाए। तो निशस्त्रीकरण में क्या क्या चीजें हैं? एक,
एक इसमें आप कह सकते हैं कि या हथियारों का विषय के रूप से, हथियारों का विनाश, अस्त्र उत्पादन पर रोक, उत्पादन पर अंकुश। अब देखिए, हथियारों का विनाश का मतलब ये मत समझिएगा कि सभी हथियार नष्ट हो जाएंगे। विशेष करके बड़े प्रभावशाली जो स्ट्रेटेजिक हथियार हैं, जैसे न्यूक्लियर बम्स हो गया, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गई, है ना, ये जो बड़े विध्वंसकारी हथियार हैं, इनको खत्म किया जाए। और जो शस्त्र का उत्पादन भी है, बाकी जो नॉर्मल हथियार है उनका उत्पादन भी एक कंट्रोल में किया जाए कि ज्यादा उत्पादन ना हो। और इसके इस्तेमाल पर भी एक अंकुश होना चाहिए कि धड़ल्ले से केवल इस्तेमाल ना हो। तो ये निशस्त्रीकरण में देखा जाता है। निशस्त्रीकरण को ऐसी स्थितियां पैदा करने वाली प्रक्रिया माना जा सकता है जो राष्ट्रों के लिए शांति को खतरे में डालने या तोड़ने को कठिन बना देता है ना। यानी एक ऐसा अभियान जो राष्ट्र को तोड़ना आसान नहीं बल्कि और कठिन बना दे, ये निशस्त्रीकरण है। निशस्त्रीकरण शस्त्र दौड़ समाप्त करने, सभी या कुछ विशेष प्रकार के हथियारों को कम करना एवं समाप्त करना है। ठीक बात, यानी एक तरह से हथियारों को खत्म करना, हथियारों को कम करना, हथियारों के उपयोग के नियंत्रण को सीमित करना, ये सब कुछ निशस्त्रीकरण में आता है। कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल इजीली हम चल रहे हैं? ठीक है, आगे चलते हैं। कोई भी नियमन, नियमन यानी एक रेगुलेशन, कोई भी नियमन या परिसीमन, इसको बोलते हैं डिलिमिटेशन। दो शब्द ध्यान रखिएगा, रेगुलेशन, डिलिमिटेशन, ये दो चीजें होनी चाहिए। जिसका संबंध सशस्त्र शक्ति से हो उसे निशस्त्रीकरण कहते हैं। यानी सशस्त्र शक्ति को रेगुलेट करना, यानी उसके चलाने के लिए नियम बनाना, और उसको डिलिमिटेड करना यानी पहले से कम करना, ये सारी चीजें क्या होंगी? निशस्त्रीकरण कहलाएंगी। अर्थ की दृष्टि से इसका आशय है कि भौतिक हिंसा को क्रियान्वित करने के भौतिक और मानवीय संयंत्रों को कम करना। तो जो ह्यूमन टूल्स हैं या जो फिजिकल टूल्स हैं जो क्या कर सकते हैं, भौतिक यानी फिजिकल हिंसा या फिजिकल वायलेंस को बढ़ा सकते हैं, उन सब चीजों को कम करना निशस्त्रीकरण। अब इतने आप डेफिनेशन से निशस्त्रीकरण को समझ गए होंगे। अब थोड़ा इसका इतिहास देख लेते हैं कि आखिर निशस्त्रीकरण को रोकने के क्या क्या कोशिशें की गई, क्या क्या हिस्ट्री रही है। तो हेंस जे मार्गेनथाउ ने लिखा कि निशस्त्रीकरण के प्रयासों का इतिहास अधिक असफलताओं तथा कम सफलताओं का इतिहास है। यानी जो ये स्टोरी है निशस्त्रीकरण का, इसमें क्या है, इसमें असफलताएं ज्यादा हैं, सफलताएं कम हैं। क्यों कम है? क्योंकि बार बार प्रयास करने के बाद भी सभी राष्ट्रों को एक ऐसे मंच पर नहीं लाया जा सका जहां सब एग्री हो कि ठीक है हम निशस्त्रीकरण करेंगे। संयुक्त राष्ट्र अपने जन्म के समय से ही निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रयासरत रहा, यद्यपि कमोवेश रूप से असफल रहा। ये इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि हमने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया, प्रीवियस टॉपिक में बताया कि जो नौ उदारवाद या उदारवादी संस्थावाद है, जिसमें लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म है, उसमें कहा गया कि जो ये संस्थाएं हैं वो बहुत सफल नहीं हो सकी हैं युद्ध को या शस्त्र के नियंत्रण को रोकने में। तो संयुक्त राष्ट्र हमेशा प्रयासरत रहा लेकिन सफल नहीं हुआ। 1946 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अणु ऊर्जा आयोग, एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई। सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य और कनाडा को उसका सदस्य बनाया गया। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ठीक, ये नोट कर लीजिए प्रयासों में। कब? 1946 में। कौन कौन इसका सदस्य बना? P5 प्लस कनाडा। अब इसका क्या मतलब है? P5 क्या बोलते हैं? मैंने प्रीवियस चैप्टर में बता रखा है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है उसमें 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से? यूएसए, जल्दी बोलिए मेरे साथ। दूसरा चाइना, तीसरा इंडिया नहीं, तीसरा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ये ध्यान रखिएगा भारत इसका सदस्य नहीं है परमानेंट मेंबर पर। चौथा फ्रांस, और पांचवा पहले यूएसएसआर था, जिस समय बनाया गया उस समय तो यूएसएसआर रहा होगा, अब उसके जगह रूस हो गया है उसका उत्तराधिकारी, तो ये रूस। ठीक, ये 5 स्थायी सदस्य हैं। इनके साथ कनाडा को मिला के एक एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ठीक है, अणु शक्ति आयोग बनाया गया 1946 में। और उसको क्या कहा गया? आयोग को विध्वंसक कार्यों के लिए अणु ऊर्जा के दुरुपयोग को रोकने के लिए उपाय सुझाने का दायित्व सौंपा गया। इस आयोग को कहा गया कि आप लोग मिलकर एक उपाय बताइए कि कैसे अणु ऊर्जा के दुरुपयोग को रोका जाए। मत भूलिए कि हिरोशिमा नागासाकी पे जल्दी ही गिराया गया था बम।
अमेरिका जो और सोवियत संघ के बीच मतभेद के कारण आयोग अपने उद्देश्य में असफल रहा। अब उस समय सोवियत संघ और अमेरिका में खूब खींचतान चल रही थी, तो कोई कंक्लूजन ही निकलेगा। और आप बिल्ली को कहेंगे दूध की रखवाली करो तो क्या करेगा? जो अमेरिका खुद परमाणु बम मार चुका था जापान पर, वो क्या इसकी पॉलिसी बनाता? तो ये प्रयास भी असफल हो गया। अच्छा, आगे देखते हैं। सन 1952 में संयुक्त राष्ट्र ने निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की। तो डिसआर्मामेंट कमीशन 1952 में बना, ये भी नोट कर लीजिए। आयोग को परंपरागत और अणु दोनों प्रकार के हथियारों के नियमन के संदर्भ में संधि का प्रारूप बनाने के लिए बोला गया। मतलब ये उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ये अणु और परमाणु जो हथियार हैं, इनको चलाने के कोई नियमन नहीं है, मतलब रेगुलेशन नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, वो बनाइए और कैसे सब में संधि की जा सकती है उसका एक प्रारूप तैयार करिए। परंतु पश्चिमी राष्ट्र और सोवियत संघ के बीच मतभेदों के कारण यह भी नहीं हो सका, क्योंकि शीत युद्ध चल रहा था, संभव नहीं हुआ। ठीक बात। फिर 1963 में एक संधि हुई, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध ट्रीटी, जिसको बोला गया कि टेस्ट यानी पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है ना, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निशस्त्रीकरण से संबंध पहली संधि थी। थोड़ा सा ये पहला ऐसा संधि था जो थोड़ा सफल होता हुआ दिखाई पड़ा। अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ इसके मौलिक सदस्य थे। तो अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ, तीन इसके इंपॉर्टेंट सदस्य थे, और कई राष्ट्रों ने फिर इसमें हस्ताक्षर किए। संधि का मुख्य प्रावधान था कि कोई भी हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र वातावरण, अंतरिक्ष, जल के नीचे या खुले समुद्र या क्षेत्रीय समुद्र में परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। जो इसमें साइन करेगा वो कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। ये पहला संधि आया। यह संधि शांति और निशस्त्रीकरण की दिशा में पहला प्रयास था, और इस रूप में इसे निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रयासों का एक द्योतक माना जाता है, या एक इंपॉर्टेंट इसमें हिस्सा माना जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, 1963 आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, पहला महत्वपूर्ण संधि। फिर आया परमाणु अस्त्र अप्रसार संधि, जिसे बोलते हैं एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो आया 1968 में। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी ट्रीटी है, इसको भी आप नोट करके चलेंगे। इस संधि को निशस्त्रीकरण के इतिहास में मील का पत्थर माना गया। क्या क्या था? हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र परमाणु ऊर्जा के विषय में कोई भी जानकारी गैर परमाणु राष्ट्रों को नहीं देंगे, और न ही किसी प्रकार के परमाणु हथियार देंगे। सीधे सीधे जिन राष्ट्रों के पास था उनकी दादागिरी स्थापित करने के लिए ये ट्रीटी थी। और अप्रसार संधि था कि ये आपकी जो ये परमाणु हथियार बन चुके हैं उसका प्रसार ना हो। तो बोला गया कि कोई भी किसी राष्ट्र को हेल्प नहीं करेगा परमाणु हथियार बनाने में, न तकनीकी रूप से न सामान देकर। जो गैर परमाणु राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर करेंगे उन्हें इस दिशा में सूचना और सहयोग परमाणु राष्ट्र द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए इसका उपयोग कर सकें। अब देखिए, यह भी कहा गया कि जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है वो अगर इस पे साइन कर देते हैं कि वो किसी को नहीं देंगे, तो उनके शांतिपूर्ण माहौल में उपयोग के लिए हम उनको हेल्प करेंगे। ये इसमें बताया गया। ये इंपॉर्टेंट रूप से इसमें कहा गया कि अगर जो गैर परमाणु राष्ट्र हैं वो इस पर अगर एक बात मानते हैं, ये इस पर अगर संधि करते हैं, तो फिर हम उनको क्या करेंगे, उनको ये उपयोग करने या उनको हेल्प करने की बात कर सकते हैं। संधि पर हस्ताक्षर करने वाले गैर परमाणु राष्ट्रों को परमाणु आक्रमण या उसको धमकी की स्थिति में पूर्ण सुरक्षा परमाणु क्षमता संपन्न राष्ट्रों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। ये देखिए दादागिरी। बोला गया कि जो हस्ताक्षर कर देगा, अगर उसको कोई धमकी देगा, कोई परेशान करेगा, तो जो परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं वो उनकी मदद करेंगे। भारत, फ्रांस, चीन, पाकिस्तान, ब्राजील तथा अर्जेंटीना द्वारा संधि पर हस्ताक्षर से इनकार कर दिया गया, क्योंकि भेदभावपूर्ण था। ये क्या तरीका था कि आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, अगर आप साइन करेंगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे, अगर आपको कोई धमकी देगा तो हम आपको बचाएंगे। सीधे सीधे अपने ग्रुप में लाने की ये बातचीत थी। फिर एक इंपॉर्टेंट समझौता हुआ सोवियत संघ और अमेरिका में, वो था सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, सॉल्ट 1 एंड सॉल्ट 2। ये भी इंपॉर्टेंट, सॉल्ट 1 सॉल्ट 2 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। तो 70 के दशक के प्रारंभ से ही दोनों महाशक्तियों के मध्य तनाव में थोड़ी कमी आने लगी। दोनों के मध्य द्विपक्षीय सहयोग में समानांतर और सामरिक अस्त्र के परिसीमन की भी वार्ता हुई। भाई दोनों देशों को लग रहा था कि यार हम एक दूसरे की लड़ाई में खूब अस्त्र शस्त्र इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें नुकसान हो रहा है, तो दोनों थोड़ा आने लगे कि ठीक है थोड़ा शस्त्र कम करते हैं। पहली संधि में यह प्रावधानित किया गया कि दोनों महाशक्तियों के पास प्रक्षेपक और प्रक्षेपास्त्रों से सुरक्षा के लिए दो केंद्र होंगे। उन्होंने अब जैसे मिसाइल लॉन्च करना है, प्रक्षेपक बोलते हैं लॉन्चिंग को, तो जो लॉन्च करने वाले लॉन्च पैड्स हैं या लॉन्च वाले मशीनें हैं, हम केवल दो रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। ठीक है, तो उसको कम करने की कोशिश की गई। एक राजधानी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए और दूसरा अंतर्द्वीपीय प्रक्षेपक प्रक्षेपास्त्र।
तो एक बोला गया कि एक राजधानी की सुरक्षा के लिए एक लॉन्चिंग पैड होगा और लॉन्चिंग व्हीकल होगा जिससे हम मिसाइल लॉन्च करें, और एक हम रखेंगे जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को छोड़ने के लिए बाकी जगह पर। संधि में दोनों महाशक्तियों द्वारा रखे जाने वाले एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के आयामों की विस्तृत चर्चा की गई। जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, यानी अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, एक जगह से छोड़ो ऐसे उड़ के आता है मार देता है पैराबोलिक में, तो उसको रोकने के लिए जो सिस्टम लगाया जाता है वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम होता है। उसकी प्रणाली पर भी कैसे रखना है, क्या करना है, बातचीत हुई। अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा हस्ताक्षरित SALT I अक्टूबर 1977 में समाप्त हो गया। तो 1977 तक तो ये इनका ट्रीटी चला, अभी दूसरा होने वाला था तब तक गड़बड़ हो गई। 1 जून 1979 को दोनों महाशक्तियों के बीच वियना में SALT II पर हस्ताक्षर किए गए। इसके द्वारा दोनों पक्षों के लिए सामरिक हथियारों की संख्या 2250 निर्धारित की गई। दूसरा भी हुआ, इसमें अंतरद्वीपीय प्रक्षेपक प्रशस्तार्थ यानी इंटरकॉन्टिनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल, लंबी दूरी के बम वर्षक और पनडुब्बी से प्रक्षेपास्त्र सम्मिलित थे। तो इस बार जो दूसरा मामला हुआ उसमें पनडुब्बी वाले भी मिसाइल और बाकी के मिसाइल, इन सब को इकट्ठा करके इसमें बम बरसाने वाले मिसाइल, इन सब के बारे में समझौता किया गया। स्पष्ट है कि SALT II संधि का उद्देश्य भारी विध्वंस वाले हथियारों को परिसीमित करना था, परंतु संधि अभी प्रभावी नहीं हो सकी क्योंकि जो अमेरिका के सीनेट थी, कोई भी जब साइन होता है ना, एक होता है संधि को साइन करना, एक होता है रेटिफाई करना, यानी संधि अभी जो है वो वहां के अमेरिका के सीनेट अनुमोदित करने वाली थी। एक हस्ताक्षर एक अनुमोदन होता है। तब तक क्या हुआ कि इसके पहले ही अमेरिका में प्रावधान है कि करना पड़ेगा संसद के द्वारा, तो अब ये करने वाली ही थी। तब तक अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने सैन्य हस्तक्षेप कर दिया, तो अमेरिका नाराज होगा कि ये क्या किया, आप मेरे साथ अभी समझौता करने वाले हैं, तब तक आप वहाँ पे अफगानिस्तान में हमला करने, सैन्य वो कर रहे हैं, एक तरह का आप उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो हम ये संधि नहीं मानते। तो SALT II फेल हो गया, SALT I तो कामयाब हो गया था। अब एक आया स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, सामरिक अस्त्र कटौती संधि। तो शस्त्र नियंत्रण की जो प्रक्रिया SALT से शुरू हुई थी वो 1991 में नए सिरे से शुरू हुई, जब 31 जुलाई 1991 को अमेरिका और सोवियत संघ ने ऐतिहासिक सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि यानी START I पर साइन किया। अब देखिए, ये 1991 वो दौर है जब सोवियत संघ विघटित हो गया, टूट गया, 15 देशों से मिलकर बना था, टूट गया। जब टूट गया तो बोला कि ठीक है चलो अब हथियार को कंट्रोल करने का हम क्या करते हैं, एक संधि करते हैं। इस संधि के द्वारा दोनों महाशक्ति अपने परमाणु हथियारों में 30% तक कमी करेंगी। संधि के तहत अमेरिका ने परमाणु हथियारों को 12,000 से घटाकर 9,000 और सोवियत संघ ने 11,000 से घटा के 7,000 करने का निर्णय लिया, यानी हथियारों को कम करने का निर्णय START I में लिया गया था। ठीक है। START II 3 जनवरी 1993 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और बोरिस येल्त्सिन जो सोवियत संघ के थे, इनके बीच किया गया। इस संधि के द्वारा अमेरिका के परमाणु आयुधों को 1960 और रूस के आयुधों को 1970 के दशक लाने का प्रावधान किया गया। यानी अमेरिका ने बोला कि मेरे पास 1960 में जितने हथियार थे मैं वहां तक कर दूंगा, और आप 1970 में जहां थे वहां तक हो जाइए, बाकी हथियारों को खत्म कर देते हैं। ये START II था, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी था। तो ये सब ध्यान रख के आप चलेंगे। और फिर आया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसको बोलते हैं CTBT। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझौता था। तो समग्र परीक्षण प्रतिबंध संधि या समग्र परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996 में परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में एक नया कदम आया। इसमें यह हुआ कि हथियार कम नहीं करना है, अब कोई एक तरह से क्या करना है, एक तरह से परीक्षण ही नहीं करना है, कोई नया हथियार बनाएगा ही नहीं। जून 1996 में जेनेवा में आयोजित निशस्त्रीकरण सम्मेलन में इस संधि पर विचार विमर्श किया गया, परंतु इस पर आम सहमति नहीं बन पाई। भारत और कुछ अन्य राष्ट्रों ने इसे विभेदकारी मानते हुए हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इसमें यह था कि जो पुराने देशों के पास है वो हथियार बना रहेगा, नए देश कोई ट्रीटी नहीं करेंगे, कोई परीक्षण नहीं करेंगे। दूसरा, जिनके पास परमाणु रिएक्टर है जिससे वो बिजली बनाते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनती है, आपको पता है न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन वाला कंसेप्ट है, बोला कि आप जांच करवाते रहेंगे कि कोई ऐसा काम तो आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो प्लूटोनियम 235 यूरेनियम 235 ऐसा यूज होता है, उससे परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। तो बोला कि कोई भी देश आकर आपके जांच करेगा कि आप ऐसा कुछ काम तो नहीं कर रहे हैं। तो ये विभेदकारी था, इसलिए लोगों ने मना कर दिया। CTBT संधि के प्रारूप को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 सितंबर 1996 को पारित किया गया और वियना में CTBT संगठन की भी स्थापना की गई। 1997 तक 146 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर कर दिए, परंतु 1998 तक 15 राष्ट्रों ने ही पुष्टि की। साइन तो 146 ने कर दिया, लेकिन 15 ने ही उसकी पुष्टि की। और इसमें एक खास बात थी, इसमें बोला गया कि जिन 44 देशों के पास न्यूक्लियर हथियार है या न्यूक्लियर रिएक्टर है, अगर वो जब तक शामिल हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक ये नहीं माना जाएगा कि लागू, इसलिए आज तक लागू नहीं हुआ।
भारत, पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया ने न तो इस पर हस्ताक्षर किए और न इसकी पुष्टि की। अब क्या क्या प्रावधान थे? संधि किसी प्रकार के परमाणु परीक्षण का निषेध करती है। संधि के अंतर्गत संधि के उल्लंघन के लिए अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण प्रणाली का भी स्थापना किया जाएगा। यह इंटरनेशनल इंस्पेक्शन सिस्टम होगा जो किसी देश में जाके निरीक्षण करेगा। ठीक, इसके लिए विश्व के 201 स्थानों पर संयंत्र लगाए जाएंगे जिसमें 1000 टन से अधिक शक्तिशाली भूमिगत, वातावरण या जल वाले कोई भी परमाणु परीक्षण का पता लगाया जाएगा। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे जगह पर हम हथियार लगा देंगे जिससे अगर आप कोई परीक्षण करेंगे तो पता लग जाएगा। तो कोई देश क्यों अलाउ करे इसको? इस संधि की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। संधि में यह प्रावधानित है कि उन 44 राष्ट्रों की स्वीकृति कि 180 दिन बाद लागू हुई जिनके पास या तो परमाणु शक्ति है या जिनके पास भू क्षेत्र में परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है। ये इंपॉर्टेंट था। इसमें बोला गया कि वो 44 देश जिनके पास एटॉमिक पावर बम है या जिनके पास रिएक्टर है, जिनसे वो बिजली बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, जिनकी मदद से परमाणु हथियार भी बनाए जा सकते हैं, जब तक वो साइन नहीं करेंगे तब तक इसको सक्सेस नहीं माना जाएगा। और क्योंकि भारत जैसे देश के पास है, भारत ने साइन किया ही नहीं, इसलिए अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन सीटीबीटी की चर्चा खूब की जाती है। हाल में ही भारत ने कई बार सोवियत संघ में, अभी 2021 में सिंगला साहब ने ये बार बार बोलते रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में कि भैया ये विभेदकारी है, इसलिए इसको मानने को तैयार नहीं है। हाँ, हम अपनी परमाणु नीति बना देते हैं। भारत हमेशा कहता है, अभी चर्चा करते हैं। भारत ने सीटीबीटी संधि के स्वरूप पर आपत्ति की। जेनेवा में आयोजित निशस्त्रीय सम्मेलन में बोलते हुए भारतीय प्रतिनिधि अरुंधति घोष ने स्पष्ट कहा कि भारत अपनी परमाणु क्षमता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं स्वीकार करेगा और अपने विकल्प हमेशा खुले रखेगा। स्पष्ट भारत ने बोल दिया कि हम अपने परमाणु क्षमता पर कोई भी दबाव नहीं स्वीकार करेंगे और अपने विकल्प खुले रखेंगे। हाँ, भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, भारत की आप जो कह सकते हैं कि जो हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी है, ठीक है, इसमें हमने कह दिया कि नो फर्स्ट यूज, हम प्रथम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ओनली फॉर सेल्फ डिफेंस। हमने ये बोला कि हम शक्ति संतुलन के लिए, आत्मरक्षा के लिए बना रहे हैं। हम पहले कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी हम खत्म करेंगे, हम ऐसा कुछ नहीं मानते। ठीक, और हमने क्या किया? पहला 1974 में परीक्षण किया था और 1996 के सीटीबीटी के बाद हमने 1998 में भी पोखरण 2 किया, 2 किया था। मिशन शक्ति इसको बोलते हैं, ये लाफिंग बुड्ढा, ये 2 हमने किया था और बहुत दुनिया ने हमके नजर रखी पर हम उसको करने में कामयाब रहे, थैंक्स टू विजनरी लीडर्स लाइक नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और विजनरी साइंटिस्ट लाइक अब्दुल कलाम और इंदिरा गांधी 74 में कर चुकी थी। तो हमने किया, दुनिया ने खूब सैंक्शन लगा। हमने कहा भैया आतंकवाद का खतरा है, कोई मानने को तैयार नहीं था। और जब 9/11 हुआ ना, 1911 में हमला हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में, तो अमेरिका ने कहा हाँ यार आतंकवादी तो हैं, पैदा तो उन्होंने नहीं किया था। तब थोड़ा बहुत हमारे सैंक्शन हटने शुरू हुए। तो हमने सीटीबीटी के मामले में स्पष्ट कर दिया कि भैया हम अपने परमाणु क्षमता से कोई समझौता नहीं करेंगे। हाँ, हम शांति बनाए रखेंगे, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। ये इंपॉर्टेंट बात थी। भारत ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि संधि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों को अपने परमाणु हथियारों का भंडार यथावत रखने की अनुमति तो देती है, साथ ही उन पर प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों के माध्यम से अपने हथियारों के समुन्नतीकरण पर भी प्रतिबंध नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। उसमें प्रावधान था कि जिसके पास हथियार है वो रख सकते हैं, प्रयोगशाला में उसको और एडवांस बना सकते हैं, बाकियों को रोक रहे हैं। तो भारत ने इस पर बहुत हस्तक्षेप किया। भारत ने कहा दूसरी ओर जो संधि गैर परमाणु राष्ट्रों को न केवल परमाणु परीक्षण के लिए रोक रही है, यह भी उत्तरदायित्व है कि परमाणु रिएक्टरों को निरीक्षण के लिए खुला रखें। ये बोला, ये क्या बात हुई? संधि में आप बोल रहे हैं कि जिनके पास परमाणु हथियार है वो रख सकते हैं, परीक्षण करके और एडवांस बना, मतलब कि लैब में यूज करके एडवांस बना सकते हैं, और हमको बोल रहे हैं कि परीक्षण भी मत करो और अपने रिएक्टरों को जांच भी कराओ। तो इसको हमने क्या किया? हमने सीरियस तो बोला कि इट इज कंप्लीटली डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर या विभेदकारी, डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर, या हमने इसको सीधे सीधे विभेदकारी कहते हुए ठुकरा दिया। ये भारत की सीटीबीटी पे स्टैंड है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा आपको, और आप अब समझ गए होंगे कि जो हमारा जो निशस्त्रीकरण की राजनीति है वो दुनिया में कैसे शुरू हुई, भारत का उसका क्या स्टैंड है और सीटीबीटी क्या है। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अभी बता दीजिएगा, सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। एक बात और इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इंग्लिश मीडियम, हिंदी माध्यम, हर तरह से ये सारे कोर्सेज, चाहे आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम कुछ भी पढ़ना चाहें, सारा का सारा कोर्स आपको निःशुल्क रूप से अवेलेबल है, जो आप हमारे वेबसाइट, ऐप या हमारे यूट्यूब चैनल कहीं से पढ़ सकते हैं। ठीक
ठीक है, जिसके लिए आपको ना कोई कूपन कोड लेना है ना कुछ खरीदना है। आप सिंपली हमारे YouTube चैनल से जुड़कर, हमारी वेबसाइट से या ऐप से जुड़कर पढ़ सकते हैं। हाँ, सारे नए अपडेट्स के लिए आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम इन माध्यमों से जुड़कर भी अपनी सारी जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं, नए नए अपडेट्स की जानकारी रख सकते हैं। पर एक काम आपको करना है, कम से कम आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हर नई न्यूज आप तक पहुंच जाए, हर नया अपडेट पहुंच जाए और सब तक ये वीडियोस पहुंचती रहे। ठीक है, तो हम और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ इस चैप्टर में मिलेंगे आपसे अगले टॉपिक में। पर तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।